नमस्कार मित्रों, देवी टेक्निकल क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। अपन यहाँ पे जीके की जो क्लास है, आज जीके की क्लास लेते हैं। उस जीके की क्लास में क्वेश्चंस इस प्रकार से हैं आज। पहला प्रश्न, अपना पहला प्रश्न है, राजस्थान नाम सबसे पहले किसने दिया? तो राजस्थान नाम सबसे पहले देने वाले हैं, आपके पास चार ऑप्शन है। जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टॉड, विलियम जोन्स, कोई नहीं। अपन बात करते हैं आंसर की, तो कर्नल जेम्स टॉड इसका आंसर है। तो आंसर है अपना इसका कर्नल जेम्स टॉड इसका आंसर है। अगर जॉर्ज थॉमस की बात करें तो जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द दिया था। क्या दिया था? राजपूताना। अगर आपसे पूछे राजपूताना शब्द कहां से आया, राजपूताना शब्द जॉर्ज थॉमस ने दिया 1800 में। तो राजस्थान के लिए जो राजपूत जाति थी उसके लिए इन्होंने राजपूताना कहा। लेकिन जॉर्ज थॉमस ने एक बुक लिखी 1829 1829 में। ये बुक का नाम है एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। बुक का नाम है एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। ये बुक इन्होंने लिखी। इस बुक में इन्होंने राजस्थान के लिए तीन नामों का सजेशन किया था। तो एक था रजवाड़ा, एक था रायथान और एक था मित्रों राजस्थान। तो यहां से अपन ने राजस्थान को लिया। तो तीन नाम मिलते हैं इनके अनुसार बुकों में, रजवाड़ा, रायथान, राजस्थान। कर्नल जेम्स टॉड कौन है? कर्नल जेम्स टॉड इंग्लिंगस्टन शहर है इंग्लैंड का, वहां इनका जन्म हुआ। ये इंडिया आए, दिल्ली में पहले पॉलिटिकल एजेंट थे। दिल्ली से फिर ये मेवाड़ आए, मेवाड़ में उदयपुर, उदयपुर रियासत में पॉलिटिकल एजेंट रहे 1817-18 में। वहां इनकी रुचि, पॉलिटिकल एजेंट ऐसे समझ लो कि किसी राजा के दरबार में अंग्रेजों का एक जासूस, जो अंग्रेज के खिलाफ अगर राजा अपने दरबार में कुछ बातें करता है, कुछ चीजें करता है, तो उसकी सूचना ये पॉलिटिकल एजेंट, इसको पीए से संबोधित करते, पॉलिटिकल एजेंट, तो एजीजी को देता था, एजेंट टू गवर्नर जनरल। 1857 क्रांति करें तो एजीजी, बात करें तो पैट्रिक लॉरेंस थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस उस समय। इसके बाद ये एजीजी जो होता था ये गवर्नर जनरल को देता था रिपोर्ट, जीजी। तो सबसे बड़ा अंग्रेजों का अधिकारी गवर्नर जनरल होता था, ऐसे समझ लो जैसे मुख्य प्रधानमंत्री होता है, और ये एजीजी ऐसे समझ लो आज राज्यों में मुख्यमंत्री होता है। और ये आप समझ लो पॉलिटिकल समझ लो जैसे जिले में कलेक्टर होता है। तो इस तरह की व्यवस्था इन्होंने कर रखी थी। लेकिन इनकी कहते हैं रुचि जो थी इस पॉलिटिकल एजेंटी में नहीं थी। राजपूताने के जो राजपूत युद्ध थे, उन राजपूतों की वीरता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के इतिहास, इनको जानने में इनकी रुचि थी। इसलिए घोड़ा लेते और घोड़े से उन राजपूत जो युद्धों में जिन्होंने भाग लिया था उनसे उन युद्धों का लाइव सुनते और इतिहास लिखते। इन्होंने बहुत सारे राजस्थान की संस्कृति के बारे में, इतिहास के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं। कुछ गलतियां भी हुई हैं इनसे। इनके जो गुरु थे, उनके गुरु थे ज्ञानचंद ज्ञानियति, इनके गुरु थे। उनसे इन्होंने बहुत सारी बातें सीखी। लेकिन अपन बात करें कि अपन जीके के लिए तो यही करना पड़ेगा, कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान नाम दिया। लेकिन अपने भारतीय इतिहासकार, भारतीय विद्वानों ने भी राजस्थान अपनी बुकों में नाम रखा। जैसे मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत ग्रंथ, वहां राजपूताने के लिए भी इस तरह के शब्द आते हैं। ऐसे आप कहते हैं राजस्थान का अब्बुल फजल जो कहलाता है, मुनोत नैन्सी, तो उन्होंने एक बुक लिखी मारवाड़ के लिए, मारवाड़ परगनारी विगत, एक बुक और लिखी उन्होंने। उस बुक में मारवाड़ी परगनारी विगत और उन्होंने नैनसीरी ख्यात दूसरी बुक लिखी, उनमें भी राजस्थान शब्द मिलता है। तो इन
टॉड ने उन बुकों का अध्ययन किया, उन बुकों से फिर उन्होंने ये नाम लिया। यानी टॉड कहां से निकालते इस नाम को, लेकिन अपन को अब जीके के लिए टॉड ही पढ़ना पड़ेगा कि अब राजस्थान के इतिहास के पितामह हैं कर्नल जेम्स टॉड। लेकिन अपन को यह किसी ने नहीं पढ़ाया कि कर्नल जेम्स टॉड की वजह से ही राजपूताना अंग्रेजों का गुलाम बना। यह बात किसी ने नहीं पढ़ाई अपन को। लेकिन अपन को इतिहास का पितामह, इनका महिमा मंडन बहुत किया गया, लेकिन इनकी असली बातें अपन को नहीं बताई गई। कारण क्या था कि अगर अपन बात करें इस कर्नल जेम्स टॉड के बारे में, शॉर्ट थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो कर्नल जेम्स टॉड की बात करें तो इसने राजपूताने में एक अंग्रेजों एक नियम लेके आए थे। उस नियम में यह था कि उस नियम को चलाने वाले तो वैसे फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले थे। वो नियम था सहायक संधि। क्या था? सहायक संधि। सहायक संधि के बारे में बात करें तो ये सहायक संधि लेके आए थे फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, लेके आए थे सबसे पहले। लेकिन इसको अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली, तो अंग्रेज गवर्नर जनरल थे वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। इन्होंने इस संधि को सबसे ज्यादा अपना लाए फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले भारत में, लेकिन अपना लिया अंग्रेज गवर्नर वेलेजली ने। और इस सहायक संधि को करवाने वाले राजपूताने के राज्यों में कर्नल जेम्स टॉड सबसे प्रमुख थे। इन्होंने ही राजपूताने को अंग्रेजों को गुलाम बनवाया। कारण क्या हुआ कि जो ये टॉड थे बहुत सारे राजाओं के दरबारों में जाते, राजाओं से मिलते, कहते हम आपके पूर्वजों का इतिहास लिखेंगे, आपके पूर्वजों की वीरताओं के बारे में लिखेंगे, आप हमें उनके बारे में कुछ बताइए। तो कौन अपने पूर्वजों के महिमा मंडन को नहीं चाहेगा? तो वो राजपूताने के राज्यों में राजाओं के यहाँ रहता, अफसर तो था ही, अंग्रेज था तो रहता, तो बड़ा सम्मान रहता था इसका। और उनके पूर्वजों के बारे में लिख रहा है, पूछ रहा है, तो सम्मान से तो उनको फेद हो जाता था, दोस्ती हो जाती थी। उस दोस्ती की आड़ में इन्होंने कहा कि महाराज मैं हूं, आप सहायक संधि पे साइन कर दो, बिचौलिया मैं हूं, मैं संभाल लूंगा, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। सहायक संधि क्या थी? सहायक संधि ये थी कि दो राजा हैं जो आपस में अगर झगड़ा कर रहे हैं, तो जिस राजा ने सहायक संधि यानी कि अंग्रेजों से दोस्ती की है, तो युद्ध के समय वो राजा जो होता था उसकी मदद अंग्रेज सेना कर देगी। अंग्रेज कहते हैं हमारे पास ट्रेंड सेना है, बहुत आधुनिक हथियार है हमारे पास उस समय, और आपको सेना रखने की, इनको ट्रेनिंग देने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो अपने किले महलों में खुद की सुरक्षा के लिए लो, बाकी का कोई आक्रमण आप पे करेगा तो हमारी सेना आएगी, आप तो बस हमारी सेना का थोड़ा सा खर्चा दे देना। अब वो पड़ोसी राजा को अंग्रेज खुद ही उकसा रहे हैं सहायक संधि होने पर कि इस राजा पे आक्रमण कर दे। वो राजा कह रहा है आपने तो संधि कर रखी है, क्योंकि हम लेट आएंगे, आएंगे ही नहीं, आप तो आक्रमण करो। उन्होंने आक्रमण करवा देते हैं। अब राजा भागता है, सेना रखता नहीं है, ट्रेनिंग देता नहीं है, ज्यादा सेना है नहीं, वो डरता है, अंग्रेजों से बोलता है कि भैया आक्रमण कर दिया, आपने संधि की, आप मदद करो। अंग्रेज कहते हैं हमारी सेना दूर है, बहुत सारे बहाने बनाते थे, तो आप हमारे राज्य को, हमारे आपके राज्य का जो आधा टैक्स आता है आपके पास वो आधा टैक्स हमें दोगे तो हम आपकी मदद करेंगे, आपकी संधि के अनुसार मदद करेंगे, वरना आप लड़ लो। अब राजा सोचता कि सेना नहीं है, हारेंगे, पूरा राज जाएगा, इससे अच्छा आधा टैक्स अंग्रेजों को दे देते हैं, राज तो बचेगा। तो पहली बार में आधा राज ले लिया। दो एक साल में दोबारा आक्रमण करा दिया, दूसरी बार कह दिया आप डांस देखिए, महलों में ही रहिए, और बाकी का सारा राज्य का टैक्स हम वसूलेंगे। दूसरी बार में टैक्स से पूरा ही राज्य हड़प लिया गया। इस तरह से करते करते सारे राज्यों को इन्होंने सहायक संधि के थ्रू अपने राजस्थान को अंग्रेजों ने अपने साइड मिला लिया। तो ये समस्याएं आई मित्रों। तो इस तरह से उनको कराने वाले टॉड थे। शायद ये बातें आपको बहुत कम देखने को मिलती है, बस टॉड का महिमा मंडन ज्यादा किया गया, इन चीजों को नहीं किया गया कि राजस्थान को गुलाम भी टॉड साहब ने बना दिया। तो राजस्थान शब्द कर्नल जेम्स टॉड की बुक्स एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान से आया। और कब आया? 1829 में बुक छपी थी इंग्लैंड में, और उन्होंने उसमें तीन नाम दिए, रजवाड़ा, रायथान और राजस्थान। इसको अपन ने राजस्थान शब्द को अपना लिया वहां पे कर्नल जेम्स टॉड के उस बुक के अनुसार। कर्नल जेम्स टॉड ने एक बुक और लिखी, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। द सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, एक बुक और आई कर्नल जेम्स टॉड की। इस तरह से कर्नल जेम्स टॉड ने दो बुकें लिखी थी जिसमें राजपूताने के राज्यों का वर्णन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलते हैं अपन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों अपना, सुमेल करना है अपन को। सुमेल करना है पर्वत चोटियों को कि कौन सी पर्वत चोटी कौन से जिले से संबंधित है। तो यहां पे पहली पर्वत चोटी है अपनी, यहां पे रघुनाथगढ़। तो मित्रों आपको पता है रघुनाथगढ़ कहां है, सीकर में। तो पहला है आपका सीकर। तो रघुनाथगढ़ है आपका सीकर में। सीकर। अपन बात करते हैं रघुनाथगढ़ सीकर में अरावली पहाड़ी, अरावली पर्वतमालाओं की एक श्रृंखला है जो रघुनाथगढ़ सीकर है। अगर भैरोज की बात करें तो भैरोज अलवर में है। बरवाड़ा, बरवाड़ा जो है वो जयपुर। और बंबई, बंबई जो है वो झुंझुनू में। तो यहां पे इसके अकॉर्डिंग अपना ये जो आंसर आता है मित्रों, तो इसके आंसर के अकॉर्डिंग अपना आंसर आता है फोर्थ। आंसर आता है फोर्थ। फोर्थ आंसर आता है। तो फोर्थ आंसर के अनुसार बात करें, आंसर फोर्थ, इसके अनुसार बात करें तो यहां पे आपको मैंने बता दिया है। तो यहां पे आंसर ये आएगा, रघुनाथगढ़ सीकर आएगा। रघुनाथगढ़ सीकर, भैरोज अलवर, बरवाड़ा जयपुर और बंबई झुंझुनू। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के मध्य प्रदेश में प्राचीन काल में प्रवाहित होने वाली, राजस्थान के मरु प्रदेश में प्राचीन काल में प्रवाहित होने वाली सरस्वती नदी का संबंध में कौन सा कथन असत्य। ध्यान रखना, सत्य असत्य को ध्यान रखना है मित्रों कि असत्य कथन कौन सा है। तो असत्य कथन, तो ये जो आपकी सरस्वती नदी है, ये सरस्वती नदी ऋग्वेद काल में भी वर्णित है। तो ऋग्वेद में भी इसका वर्णन मिलता है। तो ये सबसे प्राचीन नदियों में है। अगर बात करें अपन सिंधु नदी की, बात करें अपन गंगा नदी की, सिंधु नदी पाकिस्तान की ओर चली गई और गंगा नदी अपने यहाँ पे। तो ये गंगा नदी, सिंधु नदी जो बड़ी नदियां थी वो कभी सरस्वती नदी की सहायक हुआ करती थी। जो सरस्वती नदी की सहायक हुआ करती थी, तो वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जो ये जमीन थी आपकी बीच की, जहां सरस्वती नदी अपने पश्चिमी राजस्थान से बह के होके जा रही थी, हिमाचल से आ रही थी उधर की साइड से, तो वहां से ये जमीन ऊपर उठ गई। तो इसकी सहायक नदी सिंधु पाकिस्तान की ओर निकल गई और गंगा नदी हिंदुस्तान की ओर आ गई। तो इस तरह से ये नदी जब इसमें पानी रेगिस्तान की ओर आई तो ये अंदर चली गई। तो आज भी कहते हैं अंदर ही अंदर बह रही है। और ये सरस्वती नदी जो कच्छ रण गुजरात है वहां अरब सागर में बाहर निकल रही है। आपके थार का घड़ा है जैसलमेर में, चंदन नलकूप कहलाता है। राजस्थान का थार का घड़ा चंदन नलकूप, थार का घड़ा कहलाता है राजस्थान में। चंदन नलकूप कहते हैं कि ये चंदन नलकूप जो है, चंदन जो नलकूप है, ये चंदन नलकूप में ये बोरिंग किया गया ऑयल निकालने के लिए, लेकिन इस सरस्वती नदी के पेंटे में पोर हो गया और वहां पे पानी निकला मीठा। तो अब भी ट्रेनों से कई हजार गैलन लीटर रोज पानी ट्रेनों से भर के आसपास सप्लाई होता है। आपके अटल बिहारी जब प्रधानमंत्री बने तो अटल बिहारी ने उस ऋग्वेद के नक्शे के अनुसार इस सरस्वती नदी को बाहर निकालने के लिए एक प्लान बनाया और उसका बजट भी रखा। लेकिन उनकी 4 में सरकार गिर गई, सरकार बनी नहीं, कांग्रेस की सरकार आई। उन्होंने कहा ये तो एक ग्रंथ है, ये तो एक उपन्यास जैसा है, इसके इतिहास में नहीं जाए, नहीं तो इतना सारा खर्चा फालतू में होगा। तो उन्होंने वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया बाद में।
लेकिन जब खट्टर सरकार हरियाणा में आई तो उसी नक्शे के आधार पर उन्होंने यमुनानगर जिले में 7 फुट गहरी खुदाई करवाई बस जेसीबी से, और 30 फुट चौड़ी सरस्वती नदी निकाल आई। तो यमुनानगर जिले में हरियाणा ने तो नदी निकाल ली है, अपने राजस्थान में निकालने की जरूरत है जो पश्चिमी राजस्थान से बह के जाती है। तो आपसे सवाल ये पूछते हैं कि ये सरस्वती नदी जो है, ये सरस्वती नदी का उद्गम सही, सरस्वती नदी उद्गम हिमालय है, सही आंसर है। सरस्वती नदी अरब सागर में गिरती है, ये भी सही बात है। मैंने बताया कच्छ के रण गुजरात में जाती है। कहां जाती है मित्रों? ये कच्छ के रण गुजरात में गिरती है, कच्छ में जाके गिरती है। ये कच्छ में अरब सागर है। सरस्वती नदी एक पौराणिक नदी है। पौराणिक नदी मैंने आपको बताया मित्रों, ये ऋग्वेद काल में वर्णित है, ऋग्वेद में भी इसका वर्णन मिलता है। तो इसमें गलत कथन क्या है? सरस्वती नदी हाड़ौती क्षेत्र की प्रमुख नदी, हाड़ौती क्षेत्र की प्रमुख नदी नहीं है। हाड़ौती क्षेत्र में तो प्रमुख नदी वर्तमान में तो कौन है मित्रों? हाड़ौती क्षेत्र में बहने वाली प्रमुख नदी अब चंबल हो गई है। यह सरस्वती नदी हाड़ौती क्षेत्र में नहीं बहती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में आदिवासी कृषकों के लिए कौन सी नदी घाटी परियोजना अत्यधिक लाभदायक है? तो यहां पे आंसर आपके सामने है, ग्रीन पट्टी आपको दिखाई दे रखी होगी, जाखम परियोजना है। अगर मित्रों बात करें अपन जाखम परियोजना की, तो जाखम परियोजना जो है, जाखम जो बांध है, राज्य का सबसे गहरा बांध है, सबसे बड़ी परियोजनाओं में शामिल है। जाखम परियोजना राज्य का सबसे गहरा बांधों में ये आता है। जो जाखम परियोजना है, ये जाखम परियोजना 3 जिलों में फैली हुई है। तो ये जाखम परियोजना प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट और बांसवाड़ा, ये बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, इन 3 डिस्ट्रिक्टों के आदिवासियों में ये जाखम परियोजना विस्तृत है। इस जाखम परियोजना में अपने राज्य सरकार का सबसे ऊंचा बांध, राज्य का सबसे ऊंचा बांध भी है। कौन सा बांध है? जाखम। तो राज्य का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध इसी परियोजना पर स्थित है मित्रों। जो ये परियोजना है, इस परियोजना की शुरुआत 1962 में हुई। कब हुई थी? 1962 में हुई, और 1997-98 में ये पूर्ण हुई। 62 में ये परियोजना की शुरुआत की गई है, और ये परियोजना 1997-98 में इस परियोजना को पूरा किया गया। ये परियोजना की शुरुआत जो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, इस प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अनूपपुरा गांव के पास यहां पे ये जाखम बांध बना है। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अनूपगढ़ है, ये अनूपगढ़, अनूपगढ़ गांव में ये बांध बना है, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अनूपगढ़ गांव में। तो ये आदिवासियों के लिए पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराती है। जाखम बांध से सिंचाई भी उनको मिल रही है, तो आदिवासी कृषक इनसे फायदा ले रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मित्रों, सुमेलित करना है अब अपन को। तो सुमेलित के लिए फाय सागर झील, तो फाय सागर झील आपको पता है, फाय सागर झील अजमेर में है। आना सागर और फाय सागर झील अजमेर में है। जो फाय सागर झील है, इसको इंजीनियर थे, अंग्रेज इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर थे, आप ही के जैसे इंजीनियर थे, फाय, इंजीनियर फाय ने इस झील का निर्माण करवाया, इसलिए इसका नाम पड़ा
फाय सागर झील। ये अकाल राहत योजना में इस झील को बनवाया गया था। अकाल पड़ा था तो अकाल राहत योजना, जैसे मनरेगा चलता है इस तरह की योजना में ये बनवाया गया था। सिलिसेट झील आपको पता है मित्रों, अलवर में है। अलवर के तो सब जानते हैं और इसमें साल भर पानी रहता है। वाटर स्पोर्ट्स की भी इस झील में शुरुआत की गई है। तो अलवर महाराज, तो इस झील का निर्माण अलवर महाराज थे विनय सिंह। विनय सिंह, ये आपका आरआर कॉलेज जो अलवर में पढ़ते हैं, वो आरआर कॉलेज जो है राजऋषि कॉलेज इन्हीं विनय विलास महल था, इन राजा का था। राजा ने अपने गुरु को राज के ऋषि को दे दिया, राजऋषि के लिए। राजऋषि ने 1830 में डोनेशन कर दिया स्टूडेंटों के लिए। तो महाराज विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया अपनी रानी शीला के लिए, शीला देवी के लिए। असल में राजा जो था शिकार खेलने जाता था, रात में वहीं सरस्का सेंचुरी में रुकता, तो नौका विहार वगैरह झील में करता, मछलियों के शिकार करता। वहाँ एक लाइट हाउस भी झील के बीच में बना है। इस तरह से वहाँ आराम करने के लिए और सैर सपाटा करने के लिए इस तरह से ये झील का निर्माण कराया। बाद में इस झील से अलवर शहर के लिए पानी आता था, आरआर कॉलेज में आता था, कंपनी बाग में आता था और सागर जलाशय में अंडरग्राउंड नहर चैनल से आता था, जो नहर आज भी थोड़ी टूटी फूटी कंडीशन में है। सरकार ने 2003 में उस नहर को पुनरुद्धार जीर्णोद्धार करने का प्रोग्राम चलाया था। बाद में वो मामला खटाई में पड़ गया, लेकिन अब भी वो नहर के अवशेष बचे हुए हैं। कोलय झील बीकानेर में है। ये राजस्थान की क्या है मित्रों, पवित्र झीलों में शामिल है। पुष्कर झील के जैसे ही पवित्र झील है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पे भी मेला पड़ता है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला भरता है मित्रों। ये भी पवित्र झील है, कोलय झील। कहते हैं कि इस झील में स्नान करने से शरीर की त्वचा संबंधी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। नक्की झील, ये सिरोही में है। ये अगर बात करें राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, 1200 मीटर के करीब ऊंचाई है। नक्की झील जो है ये प्राकृतिक झील है। कहते हैं कि इस झील का निर्माण ज्वालामुखी वॉल्केनो के मुहाने पर हुआ है, इसलिए इस झील को क्रेटर झील, मुहाना क्या कहलाता है, क्रेटर, तो ये क्रेटर झील भी कहलाती है। उसका लावा चारों ओर फैला था, इसलिए इस झील का नाम काला डेरा झील भी है। तो ये राजस्थान की एकमात्र झील है जो सर्दियों में जिसका पानी जम जाता है। और सबसे स्वच्छ पानी भी अगर किसी झील में है तो नक्की झील में है। यहीं पे टॉड रॉक, नन रॉक, नंदी रॉक वगैरह दर्शनीय स्थलों की चट्टानें बनी हुई हैं, बहुत दर्शनीय स्थान है। यहाँ पे आपको हॉट बलून में झील का नजारा भी दिखाया जाता है। यहीं पे भगवान राम के गुरु जो वशिष्ठ हैं उनका आश्रम बना हुआ है, और वहां लव कुश करके 2 गर्म और ठंडे जल के पौंड भी हैं पास ही में ही। तो आपका आंसर ऐसे कैसे 1 2 3 4 ही है मित्रों। नेक्स्ट की बात करें अपन क्वेश्चन की, अब आता है राजस्थान की मिट्टियां। कौन सी मिट्टी किस में, तो आपका आंसर ये है राजस्थान की मिट्टियों में। तो पहले का लाल रेतीली मिट्टी, तो राजस्थान में लाल रेतीली मिट्टी कहां मिलती है मित्रों, लाल और रेतीली मिट्टी जो होती है, इस लाल रेतीली मिट्टी जो आपका जालोर, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, चूरू, झुंझुनू है। यहां लाल इसलिए होती है कि यहां पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा इस मिट्टी में ज्यादा है, इसलिए यह मिट्टी लाल रंग लिए हुए है। पीली भूरी मिट्टी जो होती है, वो पीली भूरी मिट्टी नागौर और पाली की भूमि में मिलती है, पीली भूरी मिट्टी। और आपको खारी मिट्टी जो मिलेगी, वो खारी मिट्टी नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, पश्चिमी राजस्थान जो कहते हैं, जो थार का रेगिस्तान है, वो कभी टेथिस सागर का अवशेष हुआ करता था। टेथिस सागर वर्तमान में सिकुड़ के अब प्रशांत महासागर रह गया है, आज भी सबसे बड़ा सागर है। तो ये टेथिस सागर का अवशेष था, तो वहां का पानी मिट्टी खारी है, तो ये भूमि नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर वाला क्षेत्र पड़ता है। और भूरी रेतीली मिट्टी ये आपका पाली, सिरोही, सीकर और झुंझुनू वाला जो इलाका है, यहां पे भूरी रेतीली मिट्टी पाई जाती है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
अब आता है राज्य में काले हिरण एवं कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो आंसर आपके सामने है, राज्य में काले हिरण और कुर्जा पक्षी के लिए ताल छापर अभ्यारण्य है। ये ताल छापर अभ्यारण्य मित्रों कहां है? ये ताल छापर अभ्यारण्य कहां है? चूरू में है। यहीं पे इस ताल छापर अभ्यारण्य में ही जो कौरव पांडवों के गुरु थे द्रोणाचार्य, इन द्रोणाचार्य का गांव द्रोणपुर भी यही है। द्रोणाचार्य का गांव द्रोणपुर, गुरु द्रोणाचार्य ऐसा वर्णन है, उनका गांव यही है। तो यहां पे इस ताल छापर जो अभ्यारण्य है मित्रों, इस ताल छापर अभ्यारण्य में यहां इस तरह का काले हिरण जो हैं, इन काले हिरणों के जो सींग होते हैं, वो सींगों में थोड़ा सरिया जो होता है अपना, उस सरिये में जो बल पड़ता है, इस तरह का हिरण जो होता है, इस हिरण में इस सरिये के जैसे ऐसे बल पड़ते हुए ऐसे ऐसे दो सींग होते हैं इसमें। तो यहां मिलता है कृष्ण मृग, यहां मिलता है इस तरह के हिरण है। और कुर्जा पक्षी, कुर्जा पक्षी जो है मित्रों अपने राजस्थान का नहीं है, ये राजस्थान में आता है। ये प्रवासी पक्षी, प्रवासी पक्षी वो हैं जहां सर्दियां ज्यादा पड़ती हैं, तो सर्दियों के मौसम में अपने यहाँ अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, ज्यादा करे तो फरवरी तक, यहाँ जैसे आपके घाना में साइबेरियन क्रेन आते हैं, साइबेरिया रूस से 10,000 किलोमीटर उड़ के यहाँ आते हैं, ऐसे ये मंगोलिया वगैरह और दूसरे ठंडे इलाकों से ये पक्षी आते हैं, सर्दियों में यहाँ रहते हैं, क्योंकि वहाँ सर्दियों में अंडे तो दे सकते हैं लेकिन अंडों को ये से नहीं पाते, 45 डिग्री टेम्परेचर इनको देना होता है, तभी अंडों से चूजा बाहर आएगा अपने शरीर का, तो वो अंडे से टेम्परेचर ये बना नहीं पाते। वहाँ -89 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है साइबेरिया में, जो साइबेरियन क्रेन्स बघाना भरतपुर आते हैं, तो वहाँ +45 कैसे लेके आएंगे -89 को? तो इनके शरीर में इतनी गर्मी नहीं होती, इसलिए 10,000 किलोमीटर नॉन स्टॉप उड़ के यहाँ पे साइबेरिया आते हैं। नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 4 महीने यहाँ रुकते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। ऐसे ही अपने कुर्जा पक्षी भी पश्चिमी राजस्थान में यहाँ आते हैं, और कुर्जा जो है इसके नाम पर विरह गीत बने हैं। कुर्जा पक्षी के नाम पर राजस्थान में मित्रों विरह गीत बने। क्या बने? विरह गीत। कैसे बने? पहले के टाइम में, पुराने टाइम में, जब उनके पति, महिला के पति कुमाने वगैरह बाहर जाते, बाहर जाए जैसे जयपुर चले गए तो विदेश गए, ऐसा मानते हैं पहले। अब तो विदेश बाउंड्रियां छोटी हो गई हैं, विदेश एक देश से दूसरे देश, पहले एक राज्य से दूसरे राज्य जाते विदेश गए, तो वहां पे अब वो महिला है बेचारी, पढ़ी लिखी नहीं है, हर किसी से अपने मन की बात कह नहीं सकती, तो मन की बात किसको कहें? तो ये पक्षी उनको पता है विदेश से आता है, यहाँ पे सर्दी सर्दी आता है, तो उनको अपने मन के मनोभावों को, विरह भावों को बताया जाता है। तो यहाँ की महिलाओं के लिए महिलाओं ने गीत बनाए, कुर्जा तुम्हारी धर्म की बहन, म्हारा पति गया रा विदेश, कुर्जा तुम्हारी धर्म की बहन, म्हारा संदेशा ने पहुंचा जो, कुर्जा तुम्हारी धर्म की बहन। तो तुम भी विदेश से आए हो, हमारे पति विदेश गए, जब आप वापस जाएं तो मेरे मन के भाव, मेरे संदेश मेरे पति तक पहुंचा देना। तो इस तरह से ये कुर्जा पक्षी अपने राजस्थान में विरह गीत बने। इसी कारण जब संदेश पहुंचाने के कारण इस पक्षी को संदेशवाहक पक्षी भी कहा है। तो कुर्जा पक्षी क्या कहलाता है? संदेशवाहक पक्षी भी कहलाता है राजस्थान में। वैसे आपको पता है संदेशवाहक पक्षी के रूप में कबूतर फेमस है, राजा महाराजों के, उसमें चिट्ठी उट्ठी टांगों में टैग लगा के भेज दी जाती थी। लेकिन पहले अपने यहाँ इस तरह के भावों में, लोक संगीत में, लोक गीतों में कुर्जा को संदेशवाहक पक्षी बताया गया, जो मैंने अभी आपको बताया क्यों बताया गया। इनमें पक्षी, संदेशवाहक पक्षी किस कारण से इसे बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लेते हैं मित्रों। राजस्थान के किस जिले में झूमिंग प्रणाली की वालरा कृषि होती है? राजस्थान की जो कृषि है मित्रों, वो राजस्थान की कृषि जो प्रकार है वो वालरा कृषि कहलाती है। ये वालरा कृषि जो होती है, ये वालरा कृषि दो भागों में बांटी गई है अपने राजस्थान में। एक दाजिया
और दूसरी होती है चिमाता। एक दाजिया और दूसरा प्रकार है इस कृषि का चिमाता। ये चिमाता जो है ये झूमिंग कहलाती है। चिमाता को ही झूमिंग कहते हैं, लेकिन झूमिंग कहते हैं आसाम में। झूमिंग कहाँ कहलाती है ये झूमिंग कृषि यहाँ चिमाता को ही कहेंगे। ये चिमाता को झूमिंग कृषि कहाँ कहते हैं? आसाम में कहते हैं। आसाम में इस चिमाता का नाम झूमिंग है, राजस्थान में इस झूमिंग का नाम क्या है? चिमाता है। जो वालरा कृषि है ये वालरा कृषि स्थानांतरण कृषि है। कैसी है मित्रों? स्थानांतरण कृषि है। स्थानांतरण कृषि का प्रकार है वालरा, जो दो भागों में बांटी है, दाजिया और चिमाता। जब खेती को मैदानों में किया जाता है, कहां किया जाता है कृषि? मैदानी भागों में, तब दाजिया कहलाता है। और जब यही खेती पहाड़ों पर की जाती है, पहाड़ी ढलानों पर, पहाड़ी ढलानों पर, तब ये क्या कहलाती है? चिमाता या झूमिंग कहलाती है। झूमिंग आसाम में कहलाएगी। इस तरह की व्यवस्था है। तो करते क्या है इस कृषि में? विशेषकर कौन करते हैं? आदिवासी। कौन करते हैं? आदिवासी करते हैं इस खेती को। कैसे करते हैं? मैदानी भागों में। जो जंगल होते हैं वहां उपजाऊ नहीं है जंगल, तो जंगल जहां होते हैं उन जंगलों में हरे जंगल को काट दिया जाता है। जब लकड़ियां सूख जाती हैं तो उसमें आग लगा देते हैं। आग लगाने से जंगल जल जाता है, राख बनती है। जैसे ही बारिश होती है तो अपने बारिश में अपने यहाँ पे खरीफ और रबी की फसल जो बोलते हैं, तो खरीफ की फसल ही होती है। बारिश होती है तो ज्वार, बाजरा, मक्का। तो कौन सी मैदानी भागों में कौन सी फसल करते हैं? ये ज्वार, बाजरा और मक्का, मोटा अनाज कहलाता है। ये फसल फेंक दी जाती है वर्षा में। जैसे ही जंगल को जला के, जंगल जलाकर करते हैं कौन से भाग को? मैदानी भागों। जब ये ही पहाड़ी भागों के जंगल को, जब ये पहाड़ है, इस पहाड़ में जो ये जंगल है, इस जंगल को काटते हैं, पहाड़ी ढलानों के जंगल को जब काट के इस जंगल के आग लगाते हैं, तो यहाँ पे जो राख बनी, इस राख के भाग को फिर यहाँ पे जैसे ही बारिश होगी तो यहाँ आग लगा दी जाएगी। इस जंगल को काट के फिर यहाँ खेती की जाएगी। जब पहाड़ी ढालों में जलाकर खेती करते हैं, जंगल को जलाकर कृषि करते हैं, वही फसल ये होती है ज्वार, बाजरा, मक्का। तब ये कौन सी फसल कहलाती है? चिमाता या झूमिंग कहलाती है। जब मैदानी भागों में इस तरह की फसल करते हैं तो वो फसल दाजिया कहलाती है। तो इस तरह से अपने यहाँ पे उपयुक्त जितने भी आपके आदिवासी डिस्ट्रिक्ट है, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, ये सब यहाँ पे सिरोही वगैरह, तो यहाँ के आदिवासी जो लोग रहते हैं वहां पे डूंगरपुर वगैरह में ये कृषि की जाती है। तो उपयुक्त डिस्ट्रिक्ट आंसर के अनुसार सारे डिस्ट्रिक्ट आपके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मित्रों, इसके बाद आप राजस्थान में प्रथम सौर पार्क की स्थापना कहां की जाएगी? तो राजस्थान में जो मित्रों प्रथम सौर पार्क स्थापित किया गया, ये विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। ये सोलर पार्क जो है ये बडला, जोधपुर में है। कहां है मित्रों? ये बडला, जोधपुर में है। फलोदी तहसील है। तहसील कौन सी है मित्रों इसकी? तहसील फलोदी है। तहसील फलोदी। तो यहां फलोदी तहसील में, जोधपुर में बडला जगह है। तो गांव है बडला गांव और तहसील फलोदी। यहां पे राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है। तो सोलर पार्क की स्थापना यहां फलोदी तहसील में की गई है। यहां जो सोलर पार्क लगाया गया है, इस सोलर पार्क का जो ऊर्जा है, इस सोलर पार्क में जो ऊर्जा मिलेगी, इस ऊर्जा जो है वो राजस्थान की सबसे बड़ी सोलर ऊर्जाओं में शामिल होगी। और ये 5700 हेक्टर में है। कितने में है मित्रों? ये 5700 हेक्टर में फैला हुआ है।
5700 हेक्टेयर जमीन में ये सोलर पार्क बन रहा है। इस सोलर पार्क का निर्माण 2021-22 में हो चुका है। इक्कीस में शुरू हो चुका था एक प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो ध्यान रखना कहां है, बड़ला जोधपुर। अगला प्रश्न है मित्रों अपना कि पद्मावत की रचना की थी। तो पद्मावत ग्रंथ है अपने राजस्थान का, उस पद्मावत ग्रंथ की रचना मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा की गई। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा की गई पद्मावत ग्रंथ की रचना किसने की, मलिक मोहम्मद जायसी ने। जो मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत ग्रंथ लिखा, इसमें रानी पद्मानी, चित्तौड़ की सबसे सुंदर रानी पद्मावती, कौन सी, रानी पद्मावती, और राणा रतन सिंह, रावल नाम लगाते थे, रावल रतन सिंह का वर्णन है। ये मलिक मोहम्मद जायसी इस ग्रंथ में रानी पद्मनी, रावल रतन सिंह, और यहां पे 1303, जो 1303 की घटना है चित्तौड़ पे अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण हुआ उसके बारे में वर्णन है। यहां पे पद्मनी रावल रतन सिंह का मिलने का भी वर्णन है कि इनका पहली मुलाकात कैसे हुई। पिक्चर में तो कुछ अलग ही दिखाया गया था, शिकार खेलते हुए वहां मुलाकात दिखवा दी गई, जो पद्मावत पिक्चर अभी बनी थी, पिक्चर बनी थी उसमें दिखाया। लेकिन यहां पे उस बुक में वर्णन मिलता है कि एक तोता आया, वो तोता जो था वो तोता हीरामन था। क्या नाम था उसका, हीरामन। वो आज भी आपके गांगरोण, इसको गांगरोणी तोता भी बोलते हैं, गांगरोण में मिलता है, गांगरोणी तोता के नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है अलेक्जेंडर पैराकीट, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। कहां मिलता है गांगरोणी तोता, जो गांगरोण दुर्ग है आपका झालावाड़ में, गांगरोण जल दुर्ग है, गांगरोण दुर्ग झालावाड़ में आज भी ये मिलते हैं। ये अब इनकी संख्या 80 रह गई है मात्र। गांगरोणी तोतों की संख्या कितनी रह गई, 80। कहते हैं कि इन तोतों का दिमाग बहुत तेज होता है, ये मानव आवाज को नकल हूबहू कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो कहते हैं ये पद्मावत जो ग्रंथ के अनुसार ये तोता, गांगरोणी तोता, ये जो आपके हीरामन प्रजाति है, ये आया और राणा रतन सिंह को जो है पद्मनी की सुंदरता का वर्णन किया। कहते हैं कि जो पद्मनी थी, ये पद्मनी सिंघल द्वीप, आज उसको श्रीलंका बोलते हैं, कहां की राजकुमारी है, सिंघल द्वीप। सिंघल द्वीप का वर्तमान नाम क्या है, श्रीलंका। श्रीलंका की राजकुमारी है ये, रानी राजकुमारी थी यहाँ की, और गंधर्व सेन इनके पिता का नाम है। और यहाँ के राजा कौन थे, राजा थे गंधर्व सेन। तो गंधर्व सेन की पुत्री है। तो इस तोते के द्वारा इनकी सुंदरता का वर्णन सुन के रतन सिंह इनसे मिलते हैं, और बाद में इनका बहुत लंबी कहानी है, विवाह हो जाता है। विवाह के बाद इनके दरबार में एक तांत्रिक, एक सेवड़ा रहता है। वो तांत्रिक सेवड़ा जो राघव होता है, वो कहते हैं कि पद्मनी को देखता है, इसकी सुंदरता को देखते ही बेहोश हो जाता है। कहते हैं फिर तांत्रिक क्रियाओं से उसे प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो जब रतन सिंह को इसका पता चलता है, तो उस तांत्रिक को, उस सेवड़े को, उस पुजारी को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया जाता है। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के पास चल जाता है, उनके दरबार में वर्णन करता है कि आप हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर बादशाह हो, और आप विश्व की सबसे सुंदर राजकुमारानी चित्तौड़ के महलों में आपके महलों की शोभा होनी चाहिए। तो इस खुन्नस में उन्होंने वहां आक्रमण करवा लिया, और रतन सिंह, अब गोरा बादल वगैरह बहुत सारा वर्णन है, और 1600 रानियों ने बाद में जोहर कर लिया। तो बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं इसमें। तो ये वर्णन पद्मावत ग्रंथ में मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है मित्रों।
नेक्स्ट क्वेश्चन। आदिवरा की उपाधि किस शासक ने धारण की? तो मित्रों ये भोज राज हैं। राजा भोज, बहुत इतिहास में भी वर्णन मिलता है। राजा भोज सिंहासन बत्तीसी में भी वर्णन आता है। तो यहाँ आदिवरा की उपाधि राजा मिहिर भोज ने प्राप्त की। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक हैं। तो आदिवरा कौन है? ये भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए। कितने अवतार हुए विष्णु के? 10 अवतार। कहते हैं एक बार राक्षस पृथ्वी का अपहरण करके पाताल लोक में ले गया, तो विष्णु भगवान ने वराह अवतार रखा। वराह अवतार क्या है? वराह अवतार में सुअर का मुख होता है, मानव शरीर होता है। तो उस आदि वरा, आदि का मतलब प्राचीन वराह की उपाधि मिहिर भोज ने धारण की, यानी कि विष्णु के अवतार की उपाधि धारण कर रहा है मिहिर भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन। मित्रों सुमेलित करना है आपको। टैंक, जो रेड है जगह, यहां पे खुदाई में चांदी के बहुत सारे सिक्के भी मिले, प्राचीन सभ्यता भी है। यहां पे मालव जनपद की मुद्रा मिली है, चांदी के बहुत सारे सिक्के मिले, बहुत बड़ा जखीरा मिला। मालव जनपद की मुद्राएं यहां मिली है। नगरी जो चित्तौड़गढ़ है, यहां सीवी जनपद की सिक्के मिले हैं। नगरी चित्तौड़गढ़ में सीवी जनपद, असल में क्या था, ये मालव जनपद, सीवी जनपद, ये कहां से आई? ये पंजाब की जातियां थी। पंजाब की जातियां जब यूनानियों के बार बार आक्रमण हो रहे थे, तो पंजाब से ये लोग भाग के इधर राजस्थान की ओर, दक्षिण भारत की ओर चले गए। तो इस तरह से, तो यहाँ पे सांभर जो है, तो सांभर में जो आपका आता है, यहाँ सांभर में प्रतिहार कालीन मंदिरों के अवशेष मिलते हैं। और भीनमाल जालोर जो है, यहाँ पे मिट्टी के पात्रों में रोमन एम्फोरा, रोमन वगैरह चित्रात्मक बातें मिलती हैं। इस तरह के मिट्टी के पात्र भी वहां मिलते हैं। तो आपका स्क्रीन पे आंसर भी मौजूद है मित्रों। नेक्स्ट सवाल। अगला है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक द्वारा की गई। विजय सिंह पथिक कौन है? विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह है। यूपी के रहने वाले हैं, राजस्थान आ गए, नाम बदल के रहने लगे विजय सिंह पथिक। तो राजस्थान में किसान आंदोलन, क्या पूरे भारत में जो किसान आंदोलन हुआ, वो किसान आंदोलन में सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन ये भीलवाड़ा में है वर्तमान में बिजोलिया। लेकिन उस समय मेवाड़ क्षेत्र में आता था, मेवाड़ महाराणा के अधीन आता था बिजोलिया, आज भीलवाड़ा में है। तो यहां पे बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का सबसे लंबा आंदोलन चला। यह आंदोलन 1897 से लेकर 1941 तक चला और 44 वर्ष तक चला। इसका नेतृत्व अलग अलग लोगों ने किया, जिसमें विजय सिंह पथिक ने भी इसका नेतृत्व 1916 में आए नेतृत्व करने के लिए, इस आंदोलन का नेतृत्व भी किया। जो विजय सिंह पथिक ने यहां नेतृत्व किया, लोगों को इकट्ठे किया, ऊपरमाल पंच बोर्ड वगैरह बहुत सारी चीजों की संस्थाओं की स्थापना की और किसानों को एक किया, संगठित किया। और इसमें महात्मा गांधी ने भी इस आंदोलन के बारे में महाराणा को लिखा। बहुत सारे टैक्स, कहते हैं कि इस आंदोलन में किसानों पे 84 प्रकार के टैक्स लगा दिए। 84 प्रकार के राव कृष्ण सिंह ने टैक्स लगा दिए थे बिजोलिया जागीरदार ने। तो जनता परेशान थी टैक्सों से। आगे बात करेंगे इनमें। तो आंसर यहां पे आपका विजय सिंह पथिक। हम्म। 14 क्वेश्चन लेते हैं। 14 क्वेश्चन है, मेरी मां रोती है तो उसे रोने दो, मैं अपनी मां को हंसाने के लिए हजारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। ये बहुत बड़ी लाइन है।
ये लिखने को छोटी लाइन है, बहुत बड़ी लाइन। किसने लिखा? ये लिखा प्रताप सिंह बारेठ ने। किसने लिखा? प्रताप सिंह बारेठ। इन्होंने बोला है ये शब्द। प्रताप सिंह बारेठ कौन है? आप देखते हैं चेतावनी राज चुंगटिया, महाराणा फतेह सिंह को लिखा, मेवाड़ महाराणा को, दिल्ली पहुंच गए थे ट्रेन से, लेकिन वो चेतावनी चुंगटिया के 13 सोल्टे जब उन्होंने सुने तो वापस आ गए मेवाड़, अंग्रेजों के दरबार में नहीं गए। उनके सुपुत्र हैं केसरी सिंह बारेठ के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? केसरी सिंह बारेठ के पुत्र हैं। और जोरावर सिंह बारेठ इनके चाचा हैं। प्रताप बारेठ के चाचा। बहुत कम उम्र है, 14-16 साल उम्र, 16 साल की उम्र है। बात करते हैं दिल्ली दरबार की। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ 1912। लॉर्ड हार्डिंग का जुलूस जा रहा था। लॉर्ड हार्डिंग का जुलूस निकला। ये प्रताप सिंह बारेठ और जोरावर सिंह बारेठ चाचा भतीजा एक बिल्डिंग पे चढ़ गए और मुस्लिम महिला का बुर्का पहन के। जब बिल्डिंग पे चढ़े, जैसे ही हाथी पे इसका गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग, इनका जुलूस निकला, इन्होंने एक हाथ से बना हुआ बम उनके ऊपर डाला। जो छतर होता है, उस छतर के पास वो बम गिरा तो वो निशाना चूक गया, बम नीचे गिरा, हाथी था वो मर गया, महावत वो मर गया, हार्डिंग भी बड़ा घायल हो गया लेकिन बच गया। ये वहां से भाग लिए। अब अंग्रेजों को समझ में नहीं आ रहा कि ये गवर्नर जनरल जैसे आज प्रधानमंत्री होते हैं, उस पर इस तरह कोई अटैक करे तो कितनी बड़ी बात होती है। अंग्रेजों के टाइम में पूरा जासूसी तंत्र एकत्र कर दिया, पूरा जासूसी लगा दिया, लेकिन पता नहीं चल पाया कौन थे। तो उन्होंने एक बड़े इनाम की घोषणा कर दी कि जो भी इनके बारे में बताएगा, उन्होंने सोचा कि अब जब पहली बार इस तरह का विफल आक्रमण किया है, अटैक किया है, तो दोबारा भी कर सकते हैं कोशिश। तो उन्होंने बड़ा अनाउंसमेंट किया। तो उनके इन्हीं के साथी इनाम के लालच में थाने में जाके पुलिस को सारा भेद बताया कौन कौन थे। तो उन्होंने बता दिया कि प्रताप सिंह बारेठ, जोरा सिंह बारेठ ने यह बम फेंका है। तो ये इनका पता चला, तो ये यहां से जोरा सिंह बारेठ गायब हो गए, भूमिगत हो गए। लेकिन प्रताप बारेठ बच्चा ही था, पकड़ा गया, जेल में डाल दिया गया। बहुत यातनाएं दी गई, थर्ड डिग्री जिसे आप बोलते हो उनको भी उपयोग कर लिया गया। सारे कपड़े खोल दिए गए, बर्फ की सिल्लियों पे 7-7 दिन तक सर्दियों में लिटा दिया गया, लेकिन इसके मुंह से एक शब्द, एक नाम नहीं बोला। वो जेलर लिखता है कि वो कहता है कि मैंने ऐसा ढीठ बच्चा कहीं नहीं देखा जिसको मैंने इतना सारी यातनाएं दे दी। बड़े बड़े, वो कहता है, खूंखार आतंकवादी मैंने पकड़ा लिए, तो स्वतंत्र सेनानियों को अंग्रेज आतंकवादी कहते हैं। तो इस तरह के मैंने पकड़, लेकिन ये बच्चे एक शब्द नहीं निकालता अपने साथियों के बारे में और कुछ नहीं बोलता है। तो फिर मैंने इससे दोस्ती की, 2 महीने तक खूब दोस्ती की, जेल में खुला छोड़ा, सब कुछ सुविधाएं दी। और दोस्ती करने के बाद इससे कहा कि तेरी बूढ़ी माँ है, तेरे घर वाले भाग गए हैं, बूढ़ी माँ बची है गांव में, और वो रो रो के पागल हो गई है, उनकी आंखों के आंसू रुकते ही नहीं है, अंधी हो गई है। तो आप अपनी माँ के लिए ऐसा क्यों कर रहे हो? आप उनके सिर्फ नाम बता दो, हमें पता है आप बच्चे हो, आप इस योजना में शामिल नहीं हो सकते, आप योजना नहीं बना सकते, आपको तो शामिल कर लिया गया, आप तो सिर्फ नाम बता दो, हम आपको सरकारी गवाह बना देंगे और आपको छोड़ देंगे, आप अपनी माँ की सेवा कर सकते हो। फिर भी उसने कुछ नहीं बोला। जब ज्यादा ही परेशान किया गया, तो जब कहा उस जेलर ने, तो उसने कहा कि तेरी माँ रो रो के पागल हो गए, तो उसने कहा कि मेरी माँ रोती है तो उसे रोने दो। मैं अपनी मां को हंसाने के लिए हजारों हिंदुस्तानियों की माताओं के आंखों में आंसू नहीं देख सकता। और कहते हैं यातना दे दे के उसको मार दिया गया। तो वो है प्रताप सिंह बारेठ। जो केसरी सिंह बारेठ थे, महाराणा प्रताप से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने महाराणा प्रताप के बारे में बहुत लिखा, महाराणा प्रताप की जीवनी के बारे में लिखा। तो उन्होंने प्रताप के बारे में लिखा है, तो उन्हीं के प्रभावित होकर उन्होंने अपने पुत्र का नाम भी प्रताप लिखा। उन्होंने दुर्गादास राठौड़ के बारे में लिखा, महाराणा प्रताप के बारे में लिखा, चेतन चुंगटिया लिखा, और बहुत सारे ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे उन्होंने। लेकिन उनका ये पुत्र इतिहास में अमर हो गया इस घटना से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
अब आता है मित्रों, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख स्थान था? तो पत्रकारिता का प्रमुख स्थान आपके आंसर सामने, अजमेर से। तो राजस्थान में उस समय स्वतंत्रता के समय अजमेर प्रमुख केंद्र हुआ करता था। अजमेर प्रमुख केंद्र हुआ करता था मित्रों, क्योंकि अजमेर ही अंग्रेजों के समय में अजमेर ही राजस्थान की राजधानी हुआ करती थी। तो जो राजस्थान की राजधानी अजमेर, दो राजधानी जैसे जम्मू कश्मीर की हुआ करती थी, कभी अब नहीं है, तो ऐसे ही हुआ करती। तो माउंट आबू जो थी राजस्थान की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, ग्रीष्मकाल राजधानी। और अजमेर जो थी, ये अजमेर राजस्थान की शीतकालीन राजधानी हुआ करती थी। तो यहीं से बहुत सारे आंदोलन, पत्र पत्रिकाएं चालू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, महाराणा प्रताप का वह मंत्री जिसकी दानशीलता, उसकी दानशीलता के लिए वो जाना जाता है, तो कौन है मित्रों? आंसर आपके सामने है, भामाशाह। जो ये भामाशाह है, ये अपनी दानशीलता के लिए जाना जाता है। भामाशाह कौन है? जो महाराणा प्रताप थे, ये महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी युद्ध जब हुआ अकबर से, अकबर के सेनापति उस समय आमेर के मानसिंह, उनकी राजपूतानी सेना है, और मुगलों की सेना थी आसफ खां के नेतृत्व में। तो दो सेनापति थे, मानसिंह और आसफ खां। जब ये युद्ध हुआ 1576 में, युद्ध कब हुआ मित्रों? युद्ध हुआ 1576 में। 1576 में जब हल्दी घाटी युद्ध हुआ, यह युद्ध अनिर्णित रहा, अनिर्णित, कोई परिणाम नहीं निकला। कहते हैं जब युद्ध हुआ तो महाराणा प्रताप ने पहला ही आक्रमण किया। उस पहले आक्रमण में महाराणा प्रताप का जो हाथी था, महाराणा प्रताप का हाथी है राम प्रसाद। क्या है हाथी? राम प्रसाद। इन्होंने बड़ी वीरता का परिचय दिया, राम प्रसाद। और मान सिंह का जो सेना का अरेंजमेंट था, उसको 5 किलोमीटर दूर तक भगाया अपने और हाथी साथियों के साथ। उसमें कहते हैं कि जो महाराणा प्रताप से युद्ध हो रहा था, उसमें इस हाथी ने 17 हाथी मारे अकबर के। अकबर का खुद का हाथी था, अकबर का हाथी है हवाई। उस हवाई को भी युद्ध में बेहोश कर दिया। अकबर का लड़का जहांगीर, उसको भी बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया, 4 मावत मार दिए। इस तरह मानसिंह की सेना को इस तितर बितर कर दिया राम प्रसाद ने। बाद में ये पकड़ा गया था, बेली बेल बिछा दी गई थी, वो लंबी बात करेंगे अभी इतिहास में। तो वहां पे पकड़ा गया था, इसको आगरा ले जाया गया। अकबर ने इसका नाम पीर प्रसाद रख दिया। क्या कर दिया? पीर प्रसाद। कहते हैं कि अकबर ने इसको, सबसे प्रिय होता है हाथी को गन्ना, गन्ना दिया खाने के लिए, पानी दिया, लेकिन अकबर का अन्न जल यानी कि गन्ना पानी कुछ नहीं लिया। 21 दिन तक कुछ नहीं खाया, जान दे दी इसने। तो अकबर ने भी कहना पड़ा, जिस वीर का जानवर इतना वफादार है, उससे तो एक बार मिलूंगा जरूर। अकबर भी 3 बार युद्ध लड़ने गया सेना के साथ, लेकिन उसको भी वापस भागना पड़ा। जब ये निर्णय नहीं हुआ इस तरह का, वो आप बात करेंगे एड़ वेड़ की बात करते हैं हम, मर्दाना हाथी मानसिंह का भी था, वो भाला फेंकते हैं 80 किलो का, जो कुछ भी था मानसिंह बच जाते हैं। चेतक घोड़ा बलीसा गांव जो है, वो नाले को कूदते हैं राजसमंद में, हल्दी घाटी में टांगे टूट जाती है, वहीं आज उसकी समाधि है। उसके बाद प्रताप उसका भाई शक्ति सिंह का घोड़ा लेकर जंगलों में चले जाते हैं। फिर रात में भील आते हैं, रात को युद्ध नहीं होता है, मुगल सेना एक साथ है, तो हजारों तीर भाले चलाते हैं, 5 मिनट में चला के जानवरों की आवाज करते हैं, इकट्ठे होते हैं, गायब हो जाते हैं। ऐसा रोज होता। तो और जो आगरा से इनकी रसद खाना आ रहा था, उस खाने को ये भील लूट लेते थे। और प्रताप ने जंगलों में आसपास खेत खलिहानों में आग लगवा दी थी, जिससे कि इन मुगलों को खाना नहीं मिले, तो ये भूखे मरने लगे। तो जब लेटरिन करने सुबह जाते 10-15 के ग्रुपों में, तो शिविर में वापस आते नहीं, भागने लग गई सेना। मान सोचा बेइज्जती हो जाएगी, भाग रहे हैं ये सैनिक, तो वापस चलते, तो ये आगरा अपने सैनिक शिविर उठा के चले गए। तो कहते हैं अकबर ने ऑर्डर निकाला कि 2 महीने तक इस मानसिंह और आसफ खां को दरबार में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। ये लिखता है अब्बुल फजल। तो इसका मतलब युद्ध का निर्णय नहीं, लेकिन बहुत सारे इतिहासकारों ने युद्ध में हरा दिया प्रताप को।
जब अब्दुल फजल ये बात लिख रहा है, मुगल इतिहासकार है, अकबर का इतिहासकार है, वो खुद लिख रहा है, इस बात को क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि 2 महीने तक क्यों नहीं घुसने दिया? इस कारण नहीं घुसने दिया। तो युद्ध चलते रहे, बहुत सारी बातें होती रही, फिर लेकिन अकबर जब प्रताप जंगलों में चले गए, पैसे धन की कमी हो गई, तो वहां पे 2 भाई थे, 2 मंत्री थे, भामाशाह, ये आसपास के इलाकों में चले गए। घाड़ित्य कहलाते, जो अमीरों को लूटते हैं, गरीबों में पैसा बांटते हैं। तो इस तरह से इन्होंने बांसवाड़ा डूंगर पर के इलाके को लूटने लगे, पैसे वालों को, अमीरों को लूटने लगे, व्यापारियों को लूटने लगे। उनसे जो धन इकट्ठा किया, वो सारा धन उन्होंने प्रताप को दे दिया। कहते हैं कि इतना धन दिया कि महाराणा प्रताप 21 वर्ष तक अपनी सेना का राशन पानी उससे इंतजाम कर सकते हैं। तो ये दानशीलता के लिए जाने जाते हैं। तो आज राजपूताने में, राजस्थान में दानवीरों के लिए भामा शब्द ही नाम हो गया। तो चित्तौड़गढ़ किले में आज भी भामाशाह की महल हैं, हवेलियां हैं। नेक्स्ट, राव कृष्ण सिंह के समय कितने प्रकार की लागतें ली जाती थी? तो लागतें मतलब टैक्स लिया जाता था। ये 84 प्रकार के आंसर में आपको विदित हो रहा है। तो राव के समय यहाँ पे 84 प्रकार की लाग बागें ली जाती थी। मित्रों, 84 टैक्स लिए जाते थे। अब आप देखो, अपने यहाँ पे जीएसटी वगैरह ही लगा हुआ है, तो आपको पता है 84 प्रकार के टैक्स दे रहे हैं अपन, लगान दे रहे हैं 84। यहाँ तो जीएसटी है सिर्फ वर्तमान में, और अधिकतम कितना है मित्रों जीएसटी? 28%। उसमें ही परेशान है। तो यहाँ 84 टैक्स दे रहे हैं। तो ये राव कृष्ण सिंह बिजोलिया किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं अपन, तो वो बिजोलिया किसान आंदोलन के समय की है, जो भारत में सबसे ज्यादा लंबे समय चला। 1897 से लेकर 1941 तक चला, 44 साल चला। गांधी जी ने भी इसमें इंटरफियर किया, लिखा महाराणा को कि इसमें किसानों को परेशान किया जा रहा है। तो बहुत सारे टैक्सों को हटाने के बाद, आंदोलन के बाद, टैक्स हटा के 84 में से 24 प्रकार के टैक्स कर दिए थे, कम करके फिर 84 में से 24। तो ये 84 प्रकार के लगान लगा दिए गए, जीएसटी जैसे टैक्स लगा दिए गए। तो जनता परेशान हो गई, शादियां ही करना बंद की। चौरी कर लगाया 5 रुपए से 11 रुपए तक का। किसानों ने अपने 5 साल तक लड़कियों की शादी नहीं की, क्योंकि जो भी किसान लड़की की शादी करेगा बिचौलिया में, उसको 11 रुपए या 5 से लेकर 5 रुपए तक का टैक्स देना पड़ेगा। वो बहुत बड़ा होता था किसानों के लिए। तो उन्होंने शादियां ही बंद कर दी 5 साल तक। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जिन खनिजों के उत्पादन में भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है, वो है, तो राजस्थान पहले स्थान पे आता है मित्रों। रॉक फास्फेट है ये, प्रिंटिंग में गड़बड़ है, तो ये मित्रों रॉक फास्फेट है, ये रॉक फास्फेट है। खाद वगैरह बनता है, रासायनिक खाद वगैरह बनता है, रॉक फास्फेट, टंगस्टन और जिप्सम। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में जिप्सम है। आप तो सिविल इंजीनियर हो, तो जिप्सम आपको पता है सीमेंट बनती है। उसमें सीमेंट क्या है? सीमेंट क्या है? क्लिंकर है। सीमेंट जो होती है, जोसेफ अर्गडीन, पोर्टलैंड सीमेंट, इंग्लैंड का शहर, तो वहां जो ये सीमेंट बनती है, उस सीमेंट में 2 से 5% तक अलग अलग कंपनियां मिलाती हैं जिप्सम। तो वो क्या कहलाती है? फिर सीमेंट कहलाती है। नहीं तो क्लिंकर होता है, सिर्फ गर्म करके पत्थरों को क्या कर दिया जाता है, पीस के चूरा राख बनाई जाती है, उसमें जिप्सम मिलाते हैं, जिससे जिप्सम मिलने से वो नमी धारण करने की क्षमता उसकी कुछ समय के लिए बढ़ जाती है। नहीं तो केणी में ले वहीं टाइट हो जाएगा, जिससे मसाले को प्लास्टर किया जा सके। तो वो जिप्सम मिट्टी है यहाँ की पश्चिमी राजस्थान की, जो किसानों के खेत में खाद के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है, सरकार सब्सिडी के रूप में भी देता है। बहुत सारी, प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी जिप्सम काम में आता है। तो ये रॉक फास्फेट, टंगस्टन, जिप्सम में अपना यहाँ राजस्थान का एकाधिकार है। नेक्स्ट, निम्न में से किस मादक पदार्थ को काला सोना कहा जाता है? तो काला सोना मित्रों अफीम को ही कहा जाता है। किसको कहते हैं काला सोना? काला सोना अफीम को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? अफीम को ही कहते हैं।
कैसे बनता है अफीम? जो अफीम होता है गुलाब के जैसा पौधा होता है, उसमें एक सुंदर फूल आता है रेड कलर का, उसमें एक फूल भी आता है रेड कलर का, इस तरह का फूल आता है। इस फूल में फिर उसके बाद कपास के जैसा ऐसा डोडा बनता है मित्रों, ऐसा डोडा बनता है, पोपी बोलते हैं इसको, कैप्सूल बोलते हैं, हिंदी में पोपी बोलते हैं। तो कैप्सूल होता है, इस कैप्सूल में टी आकार का कट लगा देते हैं। जब टी आकार का कट लगाते हैं तो इसमें दूध निकलता है, ये दूध जैसा निकलता है, इसको लेटेक्स बोलते हैं। ये दूध लेटेक्स जो होता है, इसको गर्म कढ़ाई में गर्म करते हैं तो काला जैसा हो जाता है, इसी से क्या बनती है? अफीम बनती है। तो इसलिए इसको, अफीम को काला सोना, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सा वृक्ष जिसे धर्म ग्रंथों में शमी व स्थानीय भाषा में जांटी कहा जाता है? स्थानीय भाषा में जांटी कहा जाता है, तो आपको पता है मित्रों, खैर वृक्ष है। कौन सा है? खैर वृक्ष। कौन सा है? खैर वृक्ष। इसको खैर भी कह देते हैं, खेजड़ी भी स्थानीय भाषा में। तो जो ये वृक्ष है, खेजड़ी, जिसे स्थानीय भाषा में समी, दूसरा नाम है इसका जांटी, ध्यान रखना, इसका नाम है खेजड़ी, इसका नाम है झीड़ा, छोंकड़ा भी बोल देते हैं कई जगह। इसका साइंटिफिक नाम, वनस्पतिक नाम, वैज्ञानिक नाम जो बोले, वनस्पतिक नाम प्रोसोफिस, प्रोसेपिस सिनेरिया। ये इसका साइंटिफिक नेम है। तो कौन धर्म ग्रंथों में इसको इस नाम से जाना जाता है? अपने राजस्थान में बहुत पवित्र ग्रंथ है, शेखावाटी से सबसे ज्यादा कहां है? शेखावाटी, सीकर चूरू झुंझुनू में, शेखावाटी क्षेत्र में सबसे अधिक है ये, सर्वाधिक। अब खत्म हो रहा है, संकटग्रस्त जाति में आ गया है, रेड डाटा बुक में आ गया है, रेड डाटा बुक, येलो डाटा बुक, ग्रीन डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक में आ गया है। इसमें एक फंगस लग गया है, जड़ों में पानी की कमी हो गई है, फंगस लगा है, अचानक बहुत बड़ा वृक्ष सूख जाता है, अंदर ही अंदर फंगस लग रहा है। तो यहां इसकी पत्तियां लूब कहलाती हैं। पत्ती क्या कहलाती है इसकी? लूब कहलाती हैं, जिनको बहुत चाव से खाते हैं पशु, सॉरी, लूब कहलाती है। और इसकी फलियां जो कहलाती हैं 800 से 1200 रुपए किलो होती हैं, खोखा कहलाती हैं, बहुत पौष्टिक होती है। कुमटिया जो पंचकुटा होता है उस तरह से उसमें मिला के इसकी फलियों को भी इस्तेमाल करते हैं, सब्जियां बनाई जाती हैं। पत्तियां लूप, फलियां खोखा कहलाती हैं, बहुत पौष्टिक होती हैं। बकरियां वगैरह, ऊंट वगैरह इसको बड़े चाव से खाते हैं। ऐसा पेड़ है जिसके नीचे और भी फसल अच्छी हो सकती है, बाकी के पेड़ों के नीचे फसल अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो पानी अब्जॉर्ब, इसकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि नीचे से गहराई से पानी लेते हैं, ऊपर से पानी नहीं लेता है। और जो महाभारत काल है, महाभारत काल में भी जो पांडव थे, जो अज्ञातवास में थे, तो अज्ञातवास में उन्होंने जो अपने हथियार छुपाए थे विराट में, वहां पे इस खेजड़ी पेड़ में ही छुपाए थे। इसलिए राजपूत लोग भी दशहरे के दिन इस खेजड़ी पेड़ की पूजा करते हैं। शनिवार के दिन खेजड़ी पेड़ के नीचे दीपक भी जलाते हैं। और बहुत सारे राजस्थान के जो लोक देवता हैं, उनके अधिकतर थान खेजड़ी वृक्ष के ही नीचे होते हैं। तो राजस्थान का कल्प वृक्ष भी माना जाता है, राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी। और राजपुष्प रोहिड़ा होता है, टिकुमिला अंडुलेटा वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की स्थापना को, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की स्थापना 1 अगस्त 1957 को की गई मित्रों। 1 अगस्त 1957 को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कालीबंगा के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी? तो मित्रों, कालीबंगा के लोगों को लोहा, आयरन की जानकारी नहीं थी। कालीबंगा जो है सिंधु घाटी सभ्यता, लोथल, चहुजोदड़ो वगैरह, ये सिंधु घाटी सभ्यता के, सिंधु नदी के आसपास उनके 6 केंद्र में थे। उनमें से अपने हनुमानगढ़ में कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां। वहां काली चूड़ियों वाली एक महिला मिली, उसमें एक हाथ में 16 चूड़ियां थी। इस तरह वहां कालीबंगा में लोहा, कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले तांबा मिला। क्या मिला? सबसे पहले मानव ने जो धातु खोजी, वो धातु कौन सी थी? तांबा। लोहा धातु की खोज ऋग्वेद काल में हुई है। तो लोहा धातु की खोज कब हुई है? ऋग्वेद काल जो है ग्रामीण सभ्यता है, और सिंधु घाटी सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता शहरी सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता ऋग्वेद काल से भी प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। कहते हैं ऋग्वेद काल का वर्णन इतिहास अनुसार तो बताते हैं 1500 से 600 ईस्वी तक है ऋग्वेद काल, और जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है 5000 साल पुरानी है। तो 5000 साल पुरानी। तो सबसे पहले मानव ने तांबा धातु खोज की, लेकिन इनको जानकारी कालीबंगा में लोहे की नहीं। लोहे की जानकारी तो कब हुई मित्रों? लोहे की जानकारी आपको इनको हुई, लोहे की जानकारी हुई है आपके ऋग्वेद काल में, ऋग्वेदिक सभ्यता में। ऋग्वेदिक सभ्यता में लोहे की जानकारी हुई, और सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इसको कालीबंगा एक केंद्र था उनमें, कालीबंगा एक केंद्र था हनुमानगढ़ में, तो यहां तांबे की जानकारी थी। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना 23 है। राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? तो मित्रों, राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त एमडी कोरानी बने। कौन बने? एमडी कोरानी राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त बने। वर्तमान में राजस्थान के प्रमुख सूचना आयुक्त कौन है? वर्तमान में, तो वर्तमान में राजस्थान के सूचना आयुक्त हैं डीबी गुप्ता। डीबी गुप्ता वर्तमान में। डीबी गुप्ता जी का पूरा नाम है देवेंद्र भूषण गुप्ता। देवेंद्र भूषण गुप्ता वर्तमान के सूचना आयुक्त हैं। पहले सूचना आयुक्त एमडी कोरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान में राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो राजस्थान में राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 को, 15 मई 1999 को किया गया। जो राजस्थान महिला आयोग है, वर्तमान में आपसे कई बार पूछ लेते हैं, राजस्थान में वर्तमान में महिला आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है? तो वर्तमान में राजस्थान में महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेहाना रियाज चिश्ती। कौन है मित्रों? रेहाना रियाज चिश्ती। ये रेहाना रियाज चिश्ती वर्तमान अध्यक्ष हैं, वर्तमान महिला आयोग अध्यक्ष। राजस्थान महिला आयोग में एक अध्यक्ष होता है मित्रों, प्लस 4 सदस्य होते हैं। इन चारों में से एक सचिव भी होता है। सचिव सहित 4 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। टोटल 5 मेंबर होते हैं। तो वर्तमान में रेहाना रियाज चिश्ती राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। वर्तमान अध्यक्ष ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां है कौन सा? हाँ, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहां पर की गई? तो सबसे पहले राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना नसीराबाद में की गई। कहां की गई? राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना नसीराबाद में की गई। 20 नवंबर। कब की गई मित्रों?
20 नवंबर 1818 को की गई। राजस्थान में नसीराबाद छावनी की स्थापना, नसीराबाद कहां है? अजमेर। यहां पे स्थापना की गई 20 नवंबर 1818 को की गई। इसकी स्थापना की थी सर डेविड ऑक्टर ने। किसने की? सर डेविड ऑक्टर, स्थापना इन्होंने की थी। अंग्रेज अफसर थे, इन्होंने यहां छावनी बनाई थी, बोर्ड बनाया था अंग्रेजों के समय 1818 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची। तो भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्ति से संबंधित है। मित्रों, यहां पे पंचायतों की शक्ति के बारे में बात करें, 11वीं अनुसूची की बात करें, तो ये 11वीं अनुसूची आई थी, संविधान का संशोधन किया गया था। संविधान का 73वां संशोधन हुआ था। ये संशोधन हुआ था 1992 में। 74वां भी इसी समय हुआ, 92 और 74वां और 73वां 92 में हुआ। 74वां शहरी शासन के लिए आया और 73वां पंचायत राज ग्रामीण शासन के लिए आया। तो यहाँ पे अनुसूचित शक्तियां, यहाँ पे इन पंचायतों को 29 शक्तियां दी गई, 29 कार्य दिए गए थे। ये इसमें पहली बार संवैधानिक दर्जा दिया गया। आर्टिकल 243 जो आर्टिकल था, इस आर्टिकल अनुच्छेद में, अनुच्छेद 243 में इनको रखा गया। 29 विषय रखे गए, कार्य रखे गए पंचायतों के लिए। और भारत में सबसे पहले पंचायत राज आया। तो भारत में जो पंचायती राज आया, भारत में पंचायत राज आया 24 अप्रैल को। तो 24 अप्रैल 1993 में भारत में पंचायती राज शुरू हुआ। तो ये पंचायती राज दिवस है, पंचायती राज्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। राजस्थान में कब लगा? ये तो कब लगा? भारत में। कहां लगा? भारत में पंचायत राज व्यवस्था शुरू हुई। अगर राजस्थान पूछे तो राजस्थान में बहुत सारी प्रशासनिक पूर्तियां करने में 1 साल लग गया। तो राजस्थान में कब शुरू है? डेट तो एक दिन पहले समझ लो, 23 अप्रैल। राजस्थान में कब आया? 23 अप्रैल। लेकिन साल 1 साल लेट हो गए अपन। 1994 में राजस्थान में लागू हुआ पंचायती राज अधिनियम। 23 अप्रैल 1994 में लागू हुआ। और अनुच्छेद 243 ए से ओ तक में रखा गया। अगर इसके सब सेक्शन बात करें तो ए से ओ तक पंचायती राज था। नेक्स्ट, यही है ना? 26, हाँ 27 क्वेश्चन। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। आपका 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदान दिवस होता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। मतदान करने का अधिकार अपन को यहीं पे प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न सरकारी विभागों के प्रशासनिक मुखिया कौन होते हैं? जो सरकारी विभाग होते हैं उनका प्रशासनिक मुखिया शासन सचिव कहलाता है, सेक्रेटरी कहलाता है। क्या कहलाता है? सेक्रेटरी होता है प्रमुख। जो सेक्रेटरी होता है ये शासन सचिव प्रमुख होता है। लेकिन ध्यान रखना बेटा, विभिन्न सरकारी विभागों में शासन सचिव होता है। लेकिन आपसे पूछे कि राज्यों में सबसे बड़ा सरकारी अधिकारी कौन होता है? अगर आपसे सवाल पूछे कि राज्यों में सबसे बड़ा सरकारी अधिकारी होता है मुख्य सचिव। कौन होता है? चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव। क्या है ये? राज्य में सबसे बड़ा सरकारी अधिकारी। आ चुका है ये सवाल। राज्य में सबसे बड़ा सरकारी अधिकारी मुख्य सचिव होता है। लेकिन ये मुख्य सचिव पद केंद्र सरकार में नहीं होता। केंद्र में पूछे सबसे बड़ा कौन सरकारी अधिकारी होता है तो सचिव। तो केंद्र में, केंद्र सरकार में सबसे बड़ा सरकारी अधिकारी कौन सा होता है?
सचिव होता है। कौन होता है मित्रों? शासन सचिव होता है। ये केंद्र में होता है और मुख्य सचिव राज्य में सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो डिपार्टमेंट के लिए कौन होता है? डिपार्टमेंट के लिए शासन सचिव या सचिव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला बीकानेर संभाग में शामिल नहीं है? तो आंसर आपके सामने है मित्रों। तो बीकानेर संभाग में चूरू जिला शामिल नहीं है। तो अगर संभागों की बात करें तो यहां देखो, बिग चूहे की बात कर लो आप, तो बीकानेर संभाग आ जाएगा। तो ये बीकानेर संभाग है, बीकानेर, बिग से बी से बीकानेर, जी से श्री गंगानगर, चूरू, चू से चूरू, ह से हनुमानगढ़। तो ये बीकानेर संभाग में आता है। तो बीकानेर संभाग में शामिल जिला कौन सा है? चूरू है। इनके अकॉर्डिंग आप देखिए, ये नहीं है बीकानेर संभाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन था अपना, ये कौन सा क्वेश्चन था? बीकानेर संभाग में शामिल ये क्वेश्चन है अपना बीकानेर संभाग का 30वां क्वेश्चन। प्रतापगढ़ जिले में शामिल छोटी सादड़ी तहसील पूर्व में किस जिले का अंग थी? तो आपको पता है चित्तौड़गढ़। जो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है आपका, ये प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है ये 1998 में, कब बना मित्रों? ये 2008 में, सॉरी, ये 26 जनवरी। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है आपका, ये प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपका 26 जनवरी 2008 में अस्तित्व में आया। कौन सा जिला है? 33वां जिला बना। ये 5 तहसील है। कितने तहसील है इसमें? 5 तहसील है। इन 5 तहसीलों में, इन 5 तहसील हैं, इन 5 तहसीलों में जो 3 तहसील हैं वो चित्तौड़गढ़ की है। तो पहली तहसील जो थी ये यहां पे प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। दूसरी तहसील है छोटी सादड़ी, जो चित्तौड़गढ़ जिले की 3 तहसीलें हैं वो प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी और अरनोद। ये तो आई थी चित्तौड़ जिले से, चित्तौड़गढ़ से। और एक तहसील आई, चौथे नंबर की तहसील आई पीपलखूंट। ये पीपलखूंट आई बांसवाड़ा से, बांसवाड़ा से शामिल की गई। और 5वीं तहसील जो थी धरियाबाद, धरियाबाद जो तहसील ली अपन ने वो उदयपुर से ली है भैया, वो उदयपुर से आई। तो इस तरह से आपका प्रतापगढ़ 4 तहसीलों, 5 तहसीलों से मिलकर बना, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट शामिल थे, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट और उदयपुर। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट और बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से एक एक तहसील ली और चित्तौड़गढ़ से 3 तहसील ली, जिसमें प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी और अरनोद। तो यहां पे चित्तौड़गढ़ से प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखो, तेजाजी परबतसर नागौर में तेजाजी का थान है। यहाँ पे तेजाजी का मेला भरता है, वीर तेजाजी का, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। पाबूजी कोलूमंड फलोदी है, परबतसर नागौर, यहाँ तेजाजी हैं, ये सही है। यहाँ तेजाजी परबतसर नागौर, पाबूजी कोलू फलोदी जोधपुर में है। यहाँ गोगाजी गोगामेड़ी हनुमानगढ़ है, तहसील नौहर है। लेकिन यहाँ मल्लीनाथ जी पिचियाक नहीं है, मल्लीनाथ कहाँ है? मल्लीनाथ जो है तिलवाड़ा,
कहाँ जगह है मल्लीनाथ जी का? तिलवाड़ा बाड़मेर है। क्या आना चाहिए था यहाँ पे? तिलवाड़ा बाड़मेर आना चाहिए था आंसर। जो क्या लिखा इन्होंने? पिछियाक लिख दिया, जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना अगला क्वेश्चन है इसमें, इसके बाद 33 32 क्वेश्चन 32। हाँ, प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? तो बेणेश्वर मेला जो आयोजित होता है वो डूंगरपुर जिले में है। यहाँ पे बेणेश्वर धाम है। क्या है मित्रों? बेणेश्वर धाम। ये आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। आदिवासियों का कुंभ मेला। यहां पे सोम, माही और जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम है। यहां पर इसमें माघ माघ शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक मेला भरता है। और यहाँ आदिवासी लोग जो हैं अपने मृतकों की अस्थियां भी, जैसे अपन गंगा जी में हरिद्वार प्रवाहित करते हैं, यहाँ पे बेणेश्वर धाम में वो लोग प्रवाहित करते हैं। तो माघ शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा को यहाँ मेला भरता है आदिवासियों का बेणेश्वर मेला, जो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में है। ये सोम, माही, जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजपूताना का अब्दुल फजल किसे कहा जाता है? तो राजपूताना का अब्दुल फजल है मित्रों, राजपूताना का अब्दुल फजल मूलोत नैणसी को कहा जाता है। इससे पहले अच्छा 32 एक क्वेश्चन रह गया अपना। चलो इसको कर लेते हैं पहले। राजपूताना का अब्दुल फजल किसे कहा जाता है? राजपूताना का अब्दुल फजल ये है आपका मूणोत, पूरा नाम है नैणसी। ये मूणोत नैणसी जो थे ये जोधपुर रियासत में, कौन सी रियासत? जोधपुर, मारवाड़ कहलाती थी। मारवाड़ जोधपुर। यहाँ पे जोधपुर में जसवंत सिंह जो वहां के राजा हैं, महाराजा जसवंत सिंह, अकबर सॉरी औरंगजेब के दरबार के सेनापति हैं जसवंत सिंह। उनके दरबार में रहते हैं, जसवंत सिंह के दीवान हैं ये। जो मूणोत नैणसी राजपूताने के, राजस्थान के क्या कहलाते हैं? राजस्थान राजपूताने के अब्बुल फजल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अब्बुल फजल कहलाते हैं मूणोत नैणसी को। क्योंकि अब्बुल फजल जो थे अकबर के इतिहासकार थे, अकबर के युद्धों का वर्णन लिखते, अकबर के बहुत सारी बातें लिखी उन्होंने इतिहास की। ऐसे ही मूणोत नैणसी ने भी महाराणा जसवंत सिंह जो थे महाराजा, जो जोधपुर महाराज थे, उन जोधपुर महाराज के लिए बहुत सारे इतिहास के बारे में की बातें लिखी है। इन्होंने नैणसीरी ख्यात लिखा है राजपूतानी के बारे में। और इन्होंने वहां पे मारवाड़ी परगनारी विगत एक बुक लिखी, मारवाड़ी परगनारी विगत। एक तो ये बुक है इनकी, और एक है नैणसीरी ख्यात। ये बुकें उन्होंने लिखी जिसमें राजस्थान के इतिहास के बहुत सारी बातों का वर्णन है। वहां का गजेटियर समझ लो इस तरह का। राजपूत मारवाड़ी परगनारी विगत एक गजेटियर है मारवाड़ का। तो बाद में जसवंत सिंह से इनके संबंध खराब हो गए, तो जसवंत सिंह ने लास्ट में इनको जेल में डाल दिया था, तो वहीं इनकी मृत्यु हो गई। इससे पहले एक क्वेश्चन अपना 33 रह गया था। थर्टी थ्री क्वेश्चन है, जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन
कौन करता है? तो जागती ज्योत पत्रिका प्रकरण राजस्थान भाषा साहित्य अकादमी बीकानेर करती है। राजस्थान सरकार से संबंधित है। राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी की बहुत सारी राजस्थान की संस्कृति के बारे में बहुत सारी बुकों का ये प्रकाशन करती है ये संस्था। तो जागती ज्योत भी पत्रिका है एक, उसका प्रकाशन भी इस संस्था द्वारा किया जाता है। अब आता है राजस्थानी साहित्य में की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विधा से संबंधित है? राजस्थानी साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा श्रेणी से संबंधित है? तो कथा अपने बोलते बात, बात थी, बात को बिगड़ के क्या आ गया, बात कर देते हैं। नहीं तो क्या है मित्रों, वात है। कौन है? वात। कौन सी श्रेणी है? वात। जो किससे बनी है? अपन बोल देते हैं वात को बात। तो अपन कहते हैं कहानी क्या हो, तो वात क्या है? कहानियां ही हैं राजस्थानी, जिनको क्या कह दिया जाता है? वात कह दिया जाता है। एक तरह से कहानियां ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अपना 36। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन तो आजाद मोर्चा का गठन किसने किया? तो आजाद मोर्चा का गठन मित्रों बाबा हरीशचंद ने किया। किसने किया है? बाबा हरीशचंद ने आजाद मोर्चे का गठन किया, जो भारत की आजादी के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए काम आता था। नेक्स्ट 37, बिजोलिया आंदोलन को दूसरी बार प्रारंभ होने का, बिजोलिया आंदोलन एक बार धीरे मध्यम पड़ गया था, लेकिन दोबारा इसको दोबारा प्रगति मिली, दोबारा लोगों में जोश है, दोबारा नाराजगी हुई महाराणा के प्रति और जागीरदारों के प्रति। तो बिजोलिया आंदोलन का दूसरी बार प्रारंभ होने का कारण था चवरीकर। क्या था मित्रों? चवरीकर। ये चवरीकर क्या है? जो चवरीकर है, एक तरह से वहां पे आदेश निकाला जागीरदार ने, बिजोलिया के ने, कि जो भी किसान अपनी लड़की का विवाह करेंगे, उस विवाह की जो चौरी होती है, चवरी होती है, उस चवरी के लिए टैक्स देना पड़ेगा। और वो टैक्स होता था 5 रुपए से लेकर, क्या होता था वो टैक्स? वो टैक्स होता था 5 रुपए से लेकर 11 रुपए तक, कुछ भी होता था। इसलिए कहते हैं किसानों ने अपनी लड़कियों की शादी ही नहीं की 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक विवाह ही नहीं किए, विवाह नहीं किए। तो ये चवरी कर क्या था मित्रों? ये जो चवरी कर है, ये चवरी कर जो था, ये चवरी कर लड़कियों के विवाह का कर था, जो कितने रुपए था? 5 रुपए से लेकर 11 रुपए तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ 1 नवंबर 1956 को। जो राजस्थान का विलय की बात करें तो 7 चरणों में पूरा हुआ मित्रों, 7 चरणों में पूरा हुआ। कहां से हुआ? 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक। तो यहां तक राजस्थान का विलय चलता रहा 7 चरणों में। आखिरी जो 7वां चरण है, उस 7 में अजमेर मेरवाड़ा और सिरोही, कौन कौन से? अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र प्लस सिरोही, सिरोही का कौन सा? सिरोही का माउंट आबू, माउंट आबू व देलवाड़ा, देलवाड़ा क्षेत्र, इन दोनों को मिला के अजमेर मेरवाड़ा, सिरोही का माउंट आबू, देलवाड़ा को मिला के 7वां चरण बनाया और पूर्ण राजस्थान का निर्माण हुआ।
लेकिन आपसे पूछें कि राजस्थान शब्द सबसे पहले अपना लिया, राजस्थान कब अपना लिया, तो 26 जनवरी 1950 को ही राजस्थान अपना लिया था। कब अपना लिया? 26 जनवरी 1950 में राजस्थान शब्द ले लिया था संवैधानिक रूप से। राजस्थान शब्द आ गया था क्योंकि इसी दिन तो संविधान लागू हो रहा है। संविधान लागू होगा तो राज्य का नाम तो आएगा, तो राज्य का नाम ही कहाँ गया? 26 जनवरी। अगर पूछे राज्य का नाम राजस्थान कब अपना लिया गया संवैधानिक रूप से? 26 जनवरी 50 को। लेकिन राजस्थान का एकीकरण कब पूरा है? राजस्थान कब बन रहा है? 1 नवंबर 56 को बन रहा है। इसकी भी बड़ी कहानी है, जब राजस्थान के एकीकरण के चरण अपन पढ़ेंगे तो वहां बात करेंगे। तो जो सरदार पटेल थे उस समय गृह मंत्री थे, रियासतों के एकीकरण भी कर रहे थे। तो सरदार पटेल ने क्या किया, जो ये सिरोही का माउंट आबू क्षेत्र है और ये आपका माउंट आबू देलवाड़ा जो क्षेत्र था, इसको अपने खुद के राज्य में मिला लिया था, गुजरात प्रांत में। पहले मुंबई प्रांत था, गुजरात नहीं था, तो मुंबई मिला लिया था। उस समय पटेल गुजरात के, तो गुजरात को शामिल कर लिया। गुजरात पहले मुंबई में था, लेकिन यहाँ के लोगों ने आंदोलन कर दिया, नहीं माने एकीकरण को। बहुत सारे आंदोलन हुए, पटेल को बहुत सारा समझाया गया, जवाहरलाल नेहरू ने भी समझाया। इस तरह से बाद में पटेल जाके यहाँ माने। ये झगड़ा दूसरे चरण से शुरू हो गया था, बाद में यहाँ माने थे। इस तरह की चीजें आई। अगला क्वेश्चन है अपना, किलों और उसके शहरों जिलों से संबंधित जोड़ में कौन सा मिलान सही है? कौन सा मिलान सही ढंग में से नहीं मेल खाता, तो कौन सा गलत है? देखो यहाँ पे किले विले बात करें अपन, तो किलों के बारे में बात करें तो तारागढ़ बूंदी, ये किला तारागढ़ बूंदी का तारागढ़ में है। गांगरोन झालावाड़ में, सोनारगढ़ जैसलमेर में, कुंभलगढ़ राजसमंद में आता है। कुंभलगढ़ का किला कहाँ आता है मित्रों? कुंभलगढ़ का किला आता है राजसमंद में। कहाँ आता है? राजसमंद में। राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में आता है कुंभलगढ़, और राणा कुंभा ने बनवाया। किसने बनवाया? ये राणा कुंभा ने बनवाया। राणा कुंभा ने अपने जो सिविल इंजीनियर था, राणा कुंभा का सिविल इंजीनियर मंडन मिश्र, इनकी देखरेख में बनवाया। ये इसका इंजीनियर है, वास्तुकार है, इनकी देखरेख में बनवाया। ये कुंभा का वास्तुकार, जो आप बोलो, जो आप डिजाइन बनाते हो, वो वास्तुकार मंडन मिश्र था। और महाराणा कुंभा ने अपनी रानी रानी कुंभल देवी, किसके लिए? कुंभल देवी की याद में इस कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया। इसकी चीन की दीवार के बाद सबसे लंबी दीवार है, 36 किलोमीटर की दीवार है, जो भारत की महान दीवार कहलाती है। भारत की महान दीवार है ये दीवार, 36 किलोमीटर लंबी है। 4 घोड़े कहते थे चौड़े, 4 घोड़े एक साथ सवार उस पे से निकल सकते हैं, इतनी बड़ी है। एक बार ही इतिहास में इसको जीता गया है अकबर के द्वारा, बाकी का कोई भी राजा इस किले को नहीं जीत पाया है। लास्ट क्वेश्चन है अपना, गरासियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, या गरासियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य वालर नृत्य है मित्रों। कौन सा नृत्य? वालर। जो संकरिया नृत्य होता है, ये संकरिया नृत्य जो होता है कालबेलिया, द्वारा किया जाता है शंकर भगवान के लिए। घुड़ला नृत्य जो होता है, घुड़ला जो नृत्य है जोधपुर क्षेत्र में किया जाता है। पणिहारी नृत्य जो होता है, इस पणिहारी नृत्य को भी कालबेलिया द्वारा किया जाता है, पानी भरने जाते समय। और जो शंकरी नृत्य, इसमें शिव की आराधना की जाती है, शिव की आराधना करते हैं तब करते हैं। बचा वाला नृत्य, ये एकमात्र गरासिया जाति का ऐसा नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के। कैसे करते हैं? बिना वाद्य यंत्र के। तो राजस्थान का ऐसा नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, गरासिया जाति करती है। इस नृत्य को कैसे करते हैं? जो ये नृत्य होता है, इस नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। कौन लेते हैं? ये बाहर के घेरे में पुरुष होते हैं, भीतर के घेरे में स्त्रियां होती हैं।
जो पुरुष होते हैं वो पुरुष अपना दायां हाथ स्त्री के दाएं कंधे पर रखते हैं, स्त्री भीतर के घेरे में, पुरुष बाहर के घेरे में, दायां हाथ उसके कंधे पर रखते हैं और कदम करते हैं, 2 कदम आगे, 2 कदम पीछे, 2 कदम साइड में, 2 कदम इधर। तो इस तरह से स्टेप डांस जैसा करते हैं ये, और इसमें किसी वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं करता। नृत्य की शुरुआत जो होती है, नृत्य शुरू कैसे करते हैं? नृत्य शुरू किया जाता है, एक व्यक्ति, एक नृत्यकार क्या करता है, मुंह में तलवार और हाथ में छाता, मुंह में तलवार लेते हैं और हाथ में छाता लेते हैं, तो नृत्य की शुरुआत करते हैं। बाकी के लोग इस तरह से डांस करते हैं, लेकिन इसमें कोई भी वाद्य यंत्र का उपयोग विशेषकर नहीं किया जाता। आपसे पूछते हैं कि ऐसा कौन सा नृत्य जिसमें वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता है? बगैर म्यूजिक के डांस होता है नहीं, लेकिन ये होता है डांस म्यूजिक के बगैर। तो ये होता है मुंह में तलवार लेकर, एक व्यक्ति हाथ में छाता लेकर, इसमें किया जाता है। विशेषकर यह नृत्य कहाँ होता है अगर पूछ भी लें क्षेत्र, तो सिरोही क्षेत्र में। तो सिरोही में सर्वाधिक होता है। सिरोही का भाकर जो प्रदेश है वो इनका जन्म स्थान है गरासिया जाति का, तो विशेषकर यहाँ होता है सिरोही डिस्ट्रिक्ट में ये नृत्य सर्वाधिक किया जाता है। इस नृत्य को गरासियों का घूमर भी कहते हैं। क्या है? गरासियों का घूमर भी कहलाता है। तो राजस्थान के नृत्यों की आत्मा, राजस्थान का राज नृत्य घूमर, वो राजपूत जाति के द्वारा है, लेकिन यहाँ पे ये गरसिया भी करते हैं, वो राजस्थान का घूमर है। तो आज की क्लास मित्रों यहीं तक है। धन्यवाद।